आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पे लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली होगी या तो लोन चालू होगा। तो दोस्तों, कभी कभी आपका लोन का ईएमआई भरने में आपको लेट हुआ होगा या तो आप ईएमआई टाइम पे भर नहीं सकते। तो उस टाइम पे दोस्तों बैंक के रिकवरी एजेंट और बैंक के कलेक्शन एजेंट आपको फोन करके धमकी देते हैं या तो आपके फैमिली को आके अपशब्द बोलते हैं। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे बैंक भी आपको साथ नहीं देती है। तो ऐसी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। और दूसरी अहम बात, जब आप डिफॉल्टर होते हो बैंक के, तो दोस्तों आपके पास क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको हमारे चैनल पे दूंगा। लेकिन चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कभी होम लोन लिया हो या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लिया हो या दोस्तों आपने कोई बिजनेस लोन लिया हो, और कोई भी लोन लेते वक्त आपने अगर प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज रखी है यानी गिरवी रखी है, तो ऐसे टाइम पे अगर आप लोन टाइम पे नहीं भरते हो तो बैंक नीलामी करके अपना पैसा रिटर्न देती है। प्रॉपर्टी नीलामी के टाइम पे बैंक को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कि सबसे पहले दोस्तों अगर आप 1 मंथ यानी 30 डेज में ईएमआई नहीं भरते हो तो अकाउंट हो जाता है SMA यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट के तहत बैंक उस अकाउंट को निगरानी में रखता है। अगर आपने 2 मंथ्स तक ईएमआई नहीं भरा है तो उस अकाउंट को SMA 1 करती है बैंक, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट नंबर 1 करती है और उस अकाउंट को खास करके बैंक अपनी निगरानी में रखती है। अगर आप 2 मंथ्स भी ईएमआई नहीं भरते और 3rd मंथ यानी 90 डेज के बाद भी आप ईएमआई नहीं भरते तो आपका अकाउंट होता है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट में ये अकाउंट चला जाता है। NPA अकाउंट होने के बाद असली प्रक्रिया चालू होती है लोन डिफॉल्टर की। उसके बाद दोस्तों बैंक आपको नोटिस भेजती है। उस नोटिस में मेंशन करती है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और आपको उसमें 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है नोटिस के अंतर्गत। आपको नोटिस आने के बाद आप एक काम कर सकते हो, बैंक में जाइए और आप बैंक ऑफिसर यानी लोन डिपार्टमेंट में जाके बैंक ऑफिसर को एक राइटिंग में लेटर दीजिए कि आप लोन की ईएमआई क्यों नहीं भर सकते। फाइनेंशियली जो भी आपका रीजन होगा या कोई और रीजन होगा तो उनको राइटिंग में लेटर देके आप उससे टाइम पीरियड और मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार। आप जब भी ये लेटर देने के बाद बैंक आपको टाइम देती है या तो आपको टाइम नहीं देती है। तो दोस्तों टाइम अगर नहीं मिलता है तो उस केस में दोस्तों बैंक फिर से सेकंड नोटिस निकालती है आपकी प्रॉपर्टी सीज करने में। लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको 30 डेज का टाइम मिलता है आपके प्रॉपर्टी बचाने के लिए। लोन डिफॉल्टर से लेके आपकी प्रॉपर्टी सीज होने तक आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है। उस टाइम के ड्यूरेशन में दोस्तों आप आपका ईएमआई भर के या तो कुछ पार्ट पेमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी सीज होने से बचा सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया में लोन डिफॉल्टर से लेके प्रॉपर्टी सीज तक अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है कि बैंक ने प्रॉपर आपको सपोर्ट नहीं किया है, बैंक ने आपका कंप्लेंट पूरी तरह से सहायता नहीं ली है उसमें, तो दोस्तों आप DRT में कंप्लेंट कर सकते हैं। डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में आप कंप्लेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि DRT में कंप्लेंट करने के बाद भी आपको सहायता नहीं मिली है तो आप DRAT में भी कंप्लेंट कर सकते हो। डेब्ट्स रिकवरी एपीलेंस ट्रिब्यूनल्स में भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी अगर बैंक नीलामी करते समय एक बेस वैल्यू रखती है प्रॉपर्टी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख रखी है उन्होंने नीलामी में, अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू कम से कम 1 CR होनी चाहिए तो दोस्तों ऐसे टाइम पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो और राइटिंग में लेटर देके बैंक से रिवैल्यूएशन करा सकते हो आपके प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी जब भी नीलामी में जाती है और जब सेल होती है, अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल होती है और आपने 70 लाख का ही लोन लिया है तो बाकी का बैलेंस अमाउंट आपको बैंक रिटर्न देती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑक्शन में जाने के बाद आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप लोन भरते वक्त अगर आपका ईएमआई लेट हो जाता है या आप ईएमआई नहीं भर पाते हो तो ऐसे टाइम पे रिकवरी एजेंट बैंक के या कलेक्शन एजेंट आपको और आपके फैमिली को धमकाते या आपके घर आके आपको अपशब्द बोलते। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट आपको अगर गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अहम बात, आप उनके सामने उनको कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। आप जाएंगे सीधा बैंक में और उनके खिलाफ आप कंप्लेंट देंगे, वो भी राइटिंग में। जैसे आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है तो बैंक ऑफिसर, रिकवरी एजेंट या कलेक्शन एजेंट यानी बैंक के गाइडलाइंस के तहत उनको रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है। आपका और उनका जो बात हुई थी उस रिकॉर्डिंग को बैंक सुनती है। रिकवरी एजेंट और कलेक्शन एजेंट की रिकॉर्डिंग आपके साथ जो भी बातचीत हुई है उसमें बैंक सुन के अगर उसमें रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट गलत
पता चलते हैं तो उनके खिलाफ बैंक स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है। अगर आपको लगता है कि आपने कंप्लेंट देने के बाद बैंक ने भी आपको सहायता नहीं की है तो दोस्तों आप राइटिंग में आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट और बैंक के खिलाफ भी। आरबीआई के गाइडलाइन के तहत रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट प्रोफेशनली और पोलाइटली आपसे बात नहीं करते हो तो आरबीआई बैंक की टेम्पररी लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं या तो परमानेंटली भी लाइसेंस बैंक का कैंसिल हो सकता है। रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट आपके पास आने से पहले बैंक आपको एसएमएस भेजती है और उस एसएमएस के द्वारा आपको बताती है, रिकवरी एजेंट का पूरा नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेंड करती है। रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट उसी नंबर से कॉल कर सकते हैं जिस नंबर से आपको एसएमएस आया, दूसरे नंबर से उनको कॉल्स करने का कोई भी राइट्स नहीं है। रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट बैंक के गाइडलाइंस के तहत आपको मॉर्निंग में 7 AM से रात को 7 PM तक ही कॉल कर सकते हैं, उसके बाद कॉल करने का उनको राइट्स नहीं है। और उनको अगर आपको मिलना है तो वो दिन में मिल सकते हैं, रात में आपके पास आने का उनको राइट्स नहीं है बैंक के तहत। कलेक्शन एजेंट हो या रिकवरी एजेंट हो या बैंक का कोई भी कर्मचारी हो, आपको ना ही धमका सकता है ना ही आपको फिजिकली तौर पे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट या बैंक कर्मचारी आपके साथ सामाजिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता। तो लोन डिफॉल्टर होते हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफआईआर होगी, तो इस केस में एफआईआर नहीं होती है, ना ही पुलिस कंप्लेंट होता है, क्योंकि ये सिविल केस होती है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। आपकी प्रॉपर्टी अगर नीलामी में जाती है और आपकी नीलामी में 70 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल होती है और आपने लोन 1 करोड़ का लिया हुआ है तो बचा हुआ बैलेंस दोस्तों बैंक आपके रिलेटिव के प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकती। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी यानी लोन डिफॉल्टर होने से पहले या लोन डिफॉल्टर के बाद आपने कोई रिलेटिव को ट्रांसफर किए तो इस केस में बैंक एक्शन ले सकती है। लोन के बारे में या लोन डिफॉल्टर के प्रोसेस के बारे में आपका मन में कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर सहायता करेंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भूलिए नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।